साथ संवाद में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे अपनी परंपरागत प्रार्थना के साथ। तो प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती मीनाक्षी मोरे जी। श्रीमती मीनाक्षी मोरे। हरिओम। Sit erect. Your backbone should be straight. Gently close your eyes. Take a deep breath in. Slowly breathe out. Take a deep breath in. 3 times Om chanting. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurudeo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha. Rub your hands on each other. Keep on your eyes. Slowly open your eyes. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी सिस्टर। आपने प्रार्थना बहुत सुंदर तरीके से ली और कार्यक्रम का आरंभ किया। दोस्तों, वानप्रस्थ के संवाद में आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं मैं, दीप वर्मा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी आए हुए हैं, जो कि आहार विहार और निद्रा पर अपना व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित करेंगे। इनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं अपने साथी श्री के रामानाथन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री के रामानाथन सर। Good evening, everybody. In continuation of our weekly resource lecture, on behalf of Vivekananda Kendra Nardip and Yoga Niketan, I am inviting Dr. Brajesh Singh to give us the knowledge about Ahar Vihar Nidra. And he is very talented speaker and well knowledgeable in yoga and practicing yoga for last 14 years. And he has done a master degree through MSc in applied health, and he has done a doctorate in yoga education. And presently he is an assistant professor in Institute of Dharma Studies in Somaiya College, Mumbai, and teaching Yoga Shastra. He is also a faculty member. So he is also a visiting faculty professor in various famous institutions like Amity Noida University, Gujarat Vidyapeeth, and LYU University, and Dr. Hari Singh University, Sagar, and Indian Council of Scientific Research and Digital Library in New Delhi. And he is also visiting professor in Sanatana Dharma Trust, Kusum Kanya, and various NGO organizations.
and he is a member of various famous institutions like International Naturopathy Organization, Indian Yoga Association, Divine India Youth Association, and World Gayatri Parivar. If I am go on praising him and his qualification, his profile, this whole time will be elapsed. I am handing over that mic to Dr. Brajesh Singh, so he will give us the small guidelines against guidelines on Ahar Vihar Nidra. Thank you very much. धन्यवाद रामनाथन सर, आपने संक्षिप्त में बहुत ही अच्छा परिचय दिया डॉक्टर ब्रजेश सिंह का। जैसे कि रामनाथन सर ने बताया हमको, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही इनको 14 साल का इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, गहन इनको अनुभव है आहार विहार और निद्रा के बारे में। तो इसके जो आज अभी है जो इसमें ये योग शास्त्रम धर्म अध्ययन संस्थान मुंबई में कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो आज हम इनके जो अनुभव हैं उनसे लाभ उठाएंगे, आहार विहार और निद्रा के महत्व को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आपका वंस अगेन आपका स्वागत है डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, कृपया अपना व्याख्यान देकर हमको लाभान्वित करें। वंस अगेन वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच श्रीदीप वर्मा जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोग्राम बहुत ही जोश और खरोश से कराने वाले हमारे जिजीविषा के साथ श्री रामनाथ जी, जो कि हमारे समैया विश्वविद्यालय के ही एलुमनाइज हैं, प्रोडक्ट भी हैं। साथ ही मैं आपके प्रोग्राम की कमेटी में जी वासुदेव जी को, श्रीधर जी को, कुमार आलमंदा जी को, और अभी बहुत अच्छा प्रेयर मीनाक्षी जी के माध्यम से हुआ। सारी टीम जो है आपके वानप्रस्थ से संवाद, इस संदर्भ में जो भी लोग हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ विद्वत वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो जुड़े हैं, मैं सभी का आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विवेकानंद केंद्र नारदेव का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच अपनी कुछ बातें और बहुत ही जेन्युइन बातें आपसे शेयर कर पाऊं। जब हम बात करते हैं आप सभी वानप्रस्थियों की, तो हमारे लिए एक ही शब्द आता है कि जो वानप्रस्थ है, यूं कहें कि जो जीवन का एक ढलान है या बुढ़ापा है, इसको हम बुढ़ापा नहीं कहते, जीवन का स्वर्णकाल कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो है ये जीवन का वो स्वर्णकाल है जिसमें हमारी जो निजी अनुभव है, निजी जिंदगी के जो निचोड़ हैं, निजी जिंदगी के जो तजुर्बे हैं, उसकी जो बुजुर्गियत है, अब उसका उपयोग करना है। इसलिए वानप्रस्थ का बड़ा व्यवस्थित और आध्यात्मिक अर्थ है। हम पेंशन लेते हैं तो पेंशन जो है वो अपने आप में एक सांसारिक वर्ड आ जाता है, लेकिन जब वानप्रस्थ शब्द यूज करते हैं तो उसको हम एक आध्यात्मिक सिनेरियो में, एक स्पिरिचुअल वे में यूज करने लगते हैं। और उसका बहुत सिंपल मतलब होता है, वानप्रस्थ मतलब होता है, वान मतलब होता है आइसोलेट, एकांत, और प्रस्थ का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो अब ये वो समय होता है जब आप बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में प्रस्थान करते हैं। ये वो समय होता है जहां आप अपनी साधना से, अपने संयम से, अपनी सेवा से, अपनी सहिष्णुता से, अपने सदाचार से बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया की तरफ आते हैं। और जब आप अंदर की दुनिया की तरफ आते हैं तो शायद मुलाकात जिस शख्सियत से आपकी होती है वो अपने आप में एक देव संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं कि वानप्रस्थ जो है हमारे इंडियन कल्चर सिस्टम का सबसे स्पाइनल वर्टिब्रल फेज है, जिसको हम कहते हैं मेरुदंड है। और इस मेरुदंड का उपयोग हम कहें तो उस तरीके से होता है ना कि मेरुदंड का साधारण सा उपयोग हमारी पूरी कायनात को बैलेंस करने में, संभालने में काम आता है। सेम यहीं पर ये अनुभव, ये सलीके, ये तमाम बातें अब आपको अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण, नई विचारधारा और एक नई उमंग देती है। जिस तरीके से आज के विषय का टॉपिक है, और उस टॉपिक से मैं आपके बीच में चर्चा ही करूंगा, आहार विहार और निद्रा के संदर्भ में, कि किस तरीके से हमारा जो जीवन शैली है, क्योंकि मैं आपसे कहूं तो यदि मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूं तो आपसे अपनी बात कर रहा हूं, अपनों के बीच बात कर रहा हूं। तो ये अपनों से अपनी बात के संदर्भ में आज मैं कुछ बातें रखूंगा।
तो जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं तो पहले तो हम जीवन की बात करें कि जो जीवन को हमने 4 आयामों में बांटा है, इस जीवन का उद्देश्य है क्या। और बहुत प्यारा स्लोगन आपके विवेकानंद केंद्र का है, ईसावास्यमिदं सर्वम। बहुत प्यारा श्लोक है, और उस प्यारे श्लोक का जो अर्थ है वो हमें ऐसा लगता है कि इतना गहरा और इतनी बारीकियां लिए हुए है। ये ईशावास्य उपनिषद बहुत ये कह सकते हैं कि मार्मिक मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह कौन है, तो वो ईश्वर तत्व की चेतना है। और यही खासियत रही है कि हमारे भारतीय संस्कृति के कण कण में, यहाँ के दर्शन में अध्यात्म बसता है। हम जब अपने ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो आज के समय में जो हमारे जैसे कुछ युवा हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, तो वो ग्रंथों को क्या कह देते हैं कि साहब इसमें काम की चीजें नहीं है ना, जीवन के अनुभव से सीखो। और मेरा ये कहना है कि जीवन के अनुभव का जो मिरर है, या तो वो आप हैं या तो वो ग्रंथ है। तो एक तो वो जिन्होंने इस जीवन को जिया है और जीते जीते इस उम्र में पहुंचे हैं, वो समझा सकते हैं जीवन का मर्म, या तो वो जिनको हम है ना जीवन ग्रंथ कहते हैं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स कहते हैं, या तो वो समझा सकते हैं। और जब तक हम उन ग्रंथों के नजदीक, उन विचारों के नजदीक नहीं जाएंगे, तो हमें ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। और ह्यूमन लाइफ का एक ही उद्देश्य है जो ईशावास्य का मंत्र कहता है, वो कहता है कि जीवन आनंदो भवतु। जीवन जो है वो आनंद है, एक ही बार है, और एक बार के संदर्भ में जब उसको जीते हैं ना, तो आनंद के साथ जिए। किसी मूवी का गाना मुझे याद आ रहा था कि जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप एक जिंदगी को बहुत पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे जिजीविषा के साथ, पूरे मनोयोग से के साथ, पूरे बुद्धि योग के साथ जब जीते हैं, तो जीवन आपको कई अर्थ और कई रहस्य खोल के दे देती है। और हमें उसी आनंद के साथ इस जीवन को जीना है। तो आनंद के स्तंभ हमारे आयुर्वेद बताते हैं कि आनंद कहाँ से आएगा, तो साहब आनंद आएगा स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य है यदि पहला सुख निरोगी काया। यदि हम पहले स्वास्थ्य के संदर्भ पे यदि चर्चा करते हैं, तो स्वास्थ्य जो है वो पहला सुख है हमारा। ठीक है, स्वास्थ्य जो है वो हमारा आधार है। और यही स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो जाता है, तो आप मान के चलें कि सारी कहानियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आनंद जो है इसी स्वास्थ्य की परिणति है। तो आनंद इसी स्वास्थ्य के संदर्भ में आएगा। और स्वास्थ्य के 3 आधार स्तंभ। स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? तो महर्षि चरक बहुत गहरी बात करते हैं, जो कि हर जगह हमेशा सटीक बैठती है। वो कहते हैं जिसकी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और मैथुन, ये 4 चीजें बड़ी परफेक्ट हो, वो स्वास्थ्य के ज्यादा नजदीक है। ये स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है। तो आहार विहार, जिसमें आहार विहार के साथ आपका निद्रा भी आ सकता है, व्यायाम भी आ सकता है, आपका डेली लाइफ का जो रूटीन पार्ट है इसको विहार के साथ रखते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मम आचरति थी ब्रह्मचर्य, जिस जो ऑप्टिमम आपकी पर्सनालिटी है ब्रह्म की तरह है, या यूं कहें कि आप जिस फेज में बिना किसी झिझक के जी रहे होते हैं, विवेकशील जीवन को ब्रह्म कहते हैं, है ना। विवेकशील जीवन जो है वो ब्रह्म का जीवन होता है। तो आहार विहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये स्थिति जो है ये हमारे आधार स्तंभ है। और यही आधार स्तंभ यदि परफेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं कहानी कुछ अलग होती है। जब बात आती है आप सभी को स्लाइड तो दिख रही होगी ना? ओके जी जी। तो जब बात आती है हमारे पुरुषार्थ की, चतुष्टय की बात आती है, तो आप देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरीके के अनुभव बताए हैं, 4 एक्सपीरियंस हैं। आप जिस भी फेस में होते हैं, आप कहीं ना कहीं 4 एक्सपीरियंस की बात करते हैं। भगवद गीता की एक महाभारत की एक कहानी आती है, और बड़ी प्यारी कहानी आती है। जब पांडव जो हैं वो युद्ध लड़ चुके होते हैं और भगवान के सामने आते हैं, कहते हैं साहब हमको आप कुछ विशेष अनुमति दीजिए, हम तो अब युद्ध करके थक से गए हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाके तप करके आओ, और जाके तप करके आओ, जो तुम्हें चीजें दिखेंगी वो तुम्हारा रियल अनुभव होगा, वो वास्तविक अनुभव होगा। और उसी में 5 जो राजकुमार, जिनको आप 5 पांडव कहते हैं, 5 पांडव की एक कहानी है।
जिसमें से एक कहानी की बात, मैं एक पांडव की कहानी की बात करूंगा, क्योंकि समय भी कम है, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उसको भी हम लोग को यहाँ लेके चलना है। तो उस पांडव में एक, जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आते हैं तप करने के बाद, और भगवान कृष्ण के सामने कहते हैं कि साहब तब तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन एक ऐसा दिखा, एक ऐसा विजन दिखा जिसको देख के मेरी अंतरात्मा कांप गई। तो बोले क्या दिखा? तो बोले साहब मुझे पैरों वाला हाथी दिखा, 2 पैरों वाला हाथी दिखा, और वो सरपट 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 भाग रहा है, और उसके बड़े बड़े कान हैं, और 2 नहीं 4 4 8 8 कान है प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुमने कलयुग का शुरुआत देखा, और तुमने कलयुग का शुरुआत देखा है, वो कलयुग था, और उसके 2 पैर होने का मतलब है कि जो धर्म है और जो मोक्ष है ये गायब हो जाएगा। कलयुग में लोग केवल और केवल काम और अर्थ की बात करेंगे, युग में लोग केवल और केवल काम और अर्थ की बात करेंगे, और जो तुमने उसके 8 काम देखे हैं उसका ये मतलब है कि कलयुग में लोग केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करेंगे, और उसके आधार पर वो जीवन को जिएंगे। जो चीजें उन्होंने लोगों से सुन ली है उसके आधार पर वो अपने जीवन का निर्णय लेंगे और वैसा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। तो आज आप देख लीजिए, आज की स्थिति में बहुत कम लोग हैं जो धर्म और मोक्ष की बातें करते हैं। आज के समय में हम काम और अर्थ के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं डिजायर्स काफी हैं, फिजिकल लॉगिंग्स ज्यादा हैं, और साइकोलॉजिकल लॉगिंग्स ज्यादा है ना। हमारा जो साइको स्पिरिचुअल लॉगिंग्स है और हमारा मोक्ष के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। और जब हम कभी मोक्ष के बारे में, या हम लोग कभी धर्म की बातें तो दूर की हो गई, धर्म की बातें कोई नहीं करता है, और धर्म की बातें यदि कोई करने बैठ गया तो उस तरीके से क्या हो रहा है, वो धर्म की बातें जो है वो कैसी हो गई हैं, तो वो बिल्कुल संकीर्णता भरी चीजों से है। अरे नहीं नहीं ठीक है हमें सब आता है बाबा, हम सब जानते हैं, है ना। आप देखें, क्योंकि इस उम्र में हमारा अनुभव इतना प्रबल हो जाता है कि हम क्या कह देते हैं, अरे भैया हमारे ऐसे बाल नहीं सफेद किए हैं, ऐसे हमारा जीवन नहीं बीता है। ये जीवन कैसे बीता है? तो ये जीवन अनुभव और घाट घाट के पानी पी करके बीता हुआ है, जिसमें हम तमाम चीजों को जानते हैं। तो हमें मत बताइए जानते हैं ये क्या है। ये है कि जहां आपका अनुभव अहंकार में बदल गया, वहां आपका सीखने की प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति और मोक्ष का रास्ता बंद हो गया। अब देखिए कि ये तमाम चीजें आज के समय में कहाँ हो सी गई हैं। तो जब हम कभी अपने, हम भी अपनी बात करें या हम आप सभी की बात करें, तो हमें इन 4 अनुभव को हमेशा साथ में लेके चलना होगा। और जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसको हमारे आदि शंकराचार्य ने कह दिया, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात उन्होंने कर दी, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये हमारे 4 अनुभव हैं, ये हमारे 4 व्यक्तित्व के परिष्कार के आयाम हैं। इन 4 तरीकों से हम अपने पर्सनालिटी को रिफाइन कर सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड में दे रखा है कि ये जो मन है, मन किसका गुलाम है? तो मन ज्यादातर किसका है? वो मन वृत्तियों के साथ है। वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं? तो वृत्तियां संस्कारों से आ रही हैं। संस्कार कहाँ से बन रहे हैं? तो संस्कार अनुभव से बन रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये सारी, ये जो साइकिल है, ये हमारी बड़ी मेजर सी साइकिल है। हम केवल मन की संरचना को समझ लें तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है वो दिखने लगेंगी। बस केवल मन को समझना है। मेल में अभी लिखा था, बहुत बढ़िया मंत्र था कि मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये योग वाशिष्ठ का भी मंत्र है और उपनिषदों में इस मंत्र के उल्लेख आते हैं। तो ये एक ऐसा सूत्र है जो ये बता देता है कि मन जो है वो आपको अंदर की दुनिया में फंसा भी सकता है और वो उस अंदर की दुनिया से बाहर भी निकाल सकता है। तो मन की संगति जो है बड़ी समझ के साथ करनी है, बड़ी समझ के साथ, क्योंकि मन के साथ कौन है? मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि का शिकंजा है कि साहब तुम सब कुछ करो। मन को समझ के दायरे में हमें लेके चलना है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं साहब हमारा मन नहीं लगता है, मन को कैसे कंट्रोल कर लें, मन तो बस में ही नहीं है, मन तो हवा की तरह है। तो मेरा उन लोगों के लिए जवाब होता है, मन को कंट्रोल क्यों करें? मन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, मन को केवल समझने की जरूरत है। छोटा बच्चा है, यदि वो शैतानी करता है तो आप उसको क्या कर देते हैं? जो थोड़े से वायलेंट माँ बाप होते हैं, पेरेंट होते हैं, पीट पाट के उसको बराबर
लेकिन जो समझदार माँ बाप होते हैं वो क्या कहते हैं, वो उसको लेट इट गो, छोड़ दो उसको, वो अपने तरीके से चीजों को करेगा, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि इसको क्या करना है। थोड़ी देर के लिए वो रोएगा, जिद करेगा, जब उसकी वो नीड पूरी नहीं होगी तो जिम जहाज का पंछी लौट जहाज पे आवे। ये कबीरदास की बड़ी प्यारी लाइन है कि मन कैसा है, हरकतें तो करेगा, जब उसको कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा वो लौट के उसी स्थान पे आ जाएगा, उसी सिचुएशन, उसी स्टेट ऑफ लेवल पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इन मन के साइकिल के साथ चलें। जब बात आ ही रही है कि हमारे जीवन में खासकर चरक बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, और वो बात करते हैं कि हम जब स्वास्थ्य की स्थिति में आते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। तो हमारा स्वास्थ्य जो है ये 10 तरीके के बैरियर से जो है वो बना हुआ है, ये 10 तरीके के जो बैरियर हैं उससे घिरा हुआ है हमारा जो स्वास्थ्य है। और वो कौन से बैरियर हैं, वो बैरियर हैं क्या, पशुनता, ईर्षा, सुषुप्ति, विषाद, काश्य, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। इनके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी हमने सामने रख रखे हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। और ये करते क्या है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाली हैं। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो मणिपुर चक्र है वो केंद्र है हमारी पूरी पर्सनालिटी का, हमारे पूरे बॉडी का जो केंद्र बिंदु है वो मणिपुर है। यदि मणिपुर डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारी चीजें जो हैं वो बड़ी अलग तरीके से काम करेंगी। ठीक है, तो ये है मणिपुर को प्रभावित करने वाले 10 तरीके के जो हमारे निगेटिव बैरियर्स की बात करते हैं, जिसको हमें यहाँ समझना है। हालांकि ये तमाम चीजें आप ऑलरेडी चीजों को समझ रखे हैं। आपके लिए जो बात करने वाले हैं, चूंकि विषय के साथ भी हम जुड़ेंगे यहाँ, तो जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार में विशेष आप देख सकते हैं छांदोग्य उपनिषद का एक बड़ा मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र है जो कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आप देखें कि आज के परिवेश में, क्योंकि जहां हमारा शरीर इन द एज ऑफ 50 के साथ हमारा जो बॉडी है वो डीजेनरेटिव तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो हम जैसे ही हम टीन एज में होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि चाइल्डहुड में होते हैं, तो हम ग्रोथिंग पीरियड में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र अपने पड़ाव पे आने के बाद बढ़ती है, कहाँ जाते हैं हम, डीजेनरेटिव कंडीशन में जाते हैं। और उस समय क्या होता है, तो उस समय हमारे बॉडी के सिस्टम जो हैं जिस तरीके की परफेक्शन के साथ वो काम कर रहे थे, उस परफेक्शन के साथ वो काम करना बंद कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि डीजेनरेटिव प्रोसेस होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम, नींदें कम आने लगती हैं, धीरे धीरे आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एक्टिविटी है वो कम होने लगती है। मन में खासकर ज्यादा उस समय चिड़चिड़ापन, विषाद, चिंता, शंका, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा जीवन जो है वो बीतेगा तो हम समझ जाते हैं, हम अपने आप को अतीत की तरफ लेके जाते हैं, अपने पास्ट की तरफ लेके जाते हैं, और पास्ट की बातों से अपने आप को जोड़ते हैं, है ना, पास्ट की बातों से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, एक उम्र के बाद हम अतीत को भी पकड़ के रखते हैं, पुरानी भी पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेकंड। सॉरी। जब हम आहार की बात करते हैं तो हम लौट के आ जाते हैं अपने छांदोग्य उपनिषद के मंत्र में। तो छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र है वो क्या है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। और ये भगवत गीता के बड़े प्यारे से उदाहरण हैं। इसको यदि साइंटिफिक देखना चाहते हैं, साइंटिफिक स्थिति से समझना, तो हम कहते हैं ना, जैसा आहार लेते हैं वैसे हमारे अंदर के प्रोटीन बनते हैं, जिसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो यदि सात्विक आहार लेंगे तो एमिनो का जो फंक्शन है, जो उसका फॉर्मुलेशन है, वो कैसे, मतलब बहुत मीठी सी भाषा में मैं कहूं तो हमारे बॉडी के दो नेचर हैं, एल्कलाइन और एसिडिक। एल्कलाइन और एसिडिक। एसिडिक नेचर को क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर को कहते हैं कि वो नेचर जिसमें आपका ब्लड इम्प्योर होता है,
और अल्कलाइन नेचर वो नेचर जो आपके ब्लड की प्योरिटी को प्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सरल सी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो लोग एसिडिक नेचर के फूड में होते हैं, मतलब जो लोग ऐसा भोजन लेते हैं जिनसे उनका जो रस और रक्त जो है वो गंदे तरीके से बन रहा है, उसको एसिडिक फूड कहते हैं। और आपकी स्क्रीन में ये जो दिख रहा है, आपको जो भी दिख रहा है, वो कौन से फूड है? एसिडिक फूड। जो भी आपको स्क्रीन में ये जो भी दिख रहा है, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये है ऊपर जो दे रखा है वो राजसिक है, और यहाँ जो नीचे दे रखा है वो कौन सा है? तामसिक है। तो भगवत गीता में राजसिक और तामसिक के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आहार नहीं, बल्कि आपके तामसिक और राजसिक मन को निर्माण करने वाले भोजन है। हमारे मन की 3 प्रकृतियों की बात करें तो हमारे मन का तामसिक भाग आहार से भी निर्मित हो जाता है, हमारे मन का राजसिक भाग भी निर्मित करने वाला आहार भी है और विचार भी है। तो केवल हम अभी आहार को भी लेके चलें तो यही आहार है जो मन के तामसिक, राजसिक और सात्विक स्थिति को बनाने वालों में से है। ठीक है, बनाने वालों में से है। तो अभी जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और आपके सवालों के जवाब हम लास्ट में करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारी आपके साथ आने की। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राजसिक आहार वो आहार होते हैं जिसको इनटेक करने के साथ साथ हमारे मन या यूं कहें तो माइंड की जो थिंकिंग है वो बढ़ जाती है, माइंड फ्लक्चुएशन चला जाता है, माइंड हाइपर एंग्जियस हो जाता है, माइंड में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो वो कौन सा आहार हो गया? तो वो हो गया राजसिक। राजसिक, राजसिक का मतलब क्रियाशीलता। और तामसिक आहार कौन से आहार हैं? तो तामसिक आहार वो आहार हैं जो मन को तंद्रा की स्थिति में लेके चले जाते हैं, वो आहार हैं जो मन को एसिडिक नेचर में लेके चले जाते हैं, जो बॉडी के ब्लड को एसिडिक नेचर में बदल देते हैं। जो आप ये स्क्रीन पे चीजें देख रहे हैं, चाहे वो नॉनवेज की चीजें हो, चाहे वो स्टेल या रूटीन फूड जो बासी खाना भी हो सकता है, या वो भोजन जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, बहुत ही ऑयली संस्कारित है। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे एक ही आहार को कैसे हम सात्विक, राजसिक और तामसिक दिखा सकते हैं। सपोज कभी आप घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, अब दाल चावल रोटी सब्जी को जो बनाने की जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, इट्स कॉल्ड अ सात्विक। आपने सब्जी की स्थिति को और उसके नेचर को बरकरार रखा। सपोज कभी आप हरी लौकी बनाना चाहते हैं, और हरी लौकी बनने के बाद हरी लगनी ही भी चाहिए, तो हरी सब्जी कहलाएगी। और तो वो क्या है? वो उसका रियल नेचर, सात्विक नेचर। लेकिन आपने क्या किया? आपने हरी सब्जी को और संस्कारित करना शुरू कर दिया, भून के और तेल डाल के, तो वो क्या हो गया? राजसिक। और वही हरी सब्जी को भी आप फ्रिज में डाल दो और सुबह आप बासी खाना शुरू कर दो, वो क्या हुआ? तामसिक। देखिए, एक ही भोजन, उसकी प्रकृति बदल गई। तो केवल यही दिमाग में ना लेके आए कि तामसिक जी कहलाता है। हाँ, दिमाग में ये लेके भी नहीं आएंगे कि केवल नॉनवेज ही वो। आपके जो फूड के नेचर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसकी नेचुरलिटी को कितना मेंटेन रखते हैं। इस फूड की नेचुरलिटी जितनी आप मेंटेन करके रखेंगे, वो फूड उतना ही ज्यादा जो है वो सात्विक नेचर का है। अब आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ज्यादातर उम्र के साथ या उम्र के बाद इन तरीके की लाइफ स्टाइल हमें होने लगते हैं, जिसमें आप ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। ये तमाम बातें, इन प्रॉब्लम्स की बातें मैं आपसे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी रूप में सरवाइव हो ही रहे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम। उसका एक कॉमन क्या है, कॉमन मैनेजमेंट क्या है, हम उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि ये जो यौगिक लाइफ स्टाइल, एक सेकेंड,
ये जो यौगिक लाइफ स्टाइल है वो क्या है? तो यौगिक लाइफ स्टाइल का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, वो ये है कि अपने जीवन में यौगिक वैल्यूज को, यौगिक प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं रखना। योग का उद्देश्य कहीं भी योगी बना, हमने आज तक किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं लिखा कि साहब योग का उद्देश्य जो है योगी बनाना। योग का उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, और वो है कि आपके विजन को यौगिक बनाना, आपके तरीकों, आपकी थिंकिंग को, आपके वे ऑफ लाइफ स्टाइल को ब्यूटीफुल बनाना। ये योग का अल्टीमेट एम है। और जब आप उसको ब्यूटीफुल तरीके से करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप योग की स्थिति में आ ही जाते हैं। फिर भले लोग आपको योगी कह दें, या भले लोग आपको साधक कह दें, भले आपको लोग आपको आध्यात्मिक या धार्मिक कह दें, तो वो एक अलग मसला है। तो यहाँ पर जिन बातों को अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अभी भी आगे भी आहार को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं कि किस तरीके से यौगिक लाइफ स्टाइल में जो शरीर को विस्तार देने वाली प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि इस उम्र में विस्तार जो है, शरीर का जो व्यायाम है वो कम होता है। इसका मतलब शरीर की सेलुलर एनर्जी है वो भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें बॉडी में विस्तार देना है। आसन या व्यायाम का मतलब सिंपल सा है, बॉडी के सेल्स को विस्तार देना। और जितना आप उसको विस्तार देंगे, जितना एक्सपांडेशन करेंगे, उसका एक्सपैंड करेंगे, उतना ज्यादा उसकी वाइटल एनर्जी वो यूज होगी। और हमें यही करना है। विस्तार देने का मतलब आकाश तक को बढ़ाना है, क्योंकि एज अ नेचुरोपैथ एक्सपर्ट भी मैं आपसे बात करूं तो विस्तार का मतलब आकाश तत्व की वृद्धि। और आकाश तत्व की वृद्धि कई तरीके से की जा सकती है, फास्टिंग मेथड से, डाइट को कंट्रोल करके उस मेथड से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने आकाश तत्व को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने अंदर के आकाश तत्व को बढ़ाया है वो अपनी इम्यूनिटी को पूरी तरीके से बढ़ाया। सो आकाश का पूरा संबंध कैसे है? पृथ्वी से भी है। आकाश का संबंध वायु से है, वायु का संबंध जो है वो अग्नि से है, अग्नि का संबंध जल से है, और जल का संबंध पृथ्वी से है। तो जो आपके 5 जो मेजर ग्रॉस एलिमेंट हैं, इनका एक दूसरे से बड़ा गहरा रिश्ता है। तो यदि हम आसन भी करते हैं तो आसन का भी इफेक्ट कहां पर आएगा? आकाश पर। हम प्राणायाम भी करते हैं तो प्राणायाम का इफेक्ट कहां पे आएगा? आकाश पे, स्पेस, एस्ट्रो स्पेस। तो इस ईथर जो एलिमेंट है वो बढ़ रहे हैं आपकी इन प्रैक्टिस के माध्यम से। साथ ही साथ हमें क्या क्या और देखना है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक योग की प्रैक्टिसेस, कुछ हमें आर्ट की एक्टिविटी, ये तमाम चीजें जो म्यूजिक है, डांस है, प्लेइंग, पेंटिंग है, ये कौन सी चीजें हैं? तो मैं इनको अनकॉन्शियस की कैथारसिस कहता हूँ। जो भी आप आर्ट सीखते हैं, चाहे पेंटिंग है या ड्राइंग है, या जो भी चीजें आप सीखते हैं, वो सब क्या है? वो सब अनकॉन्शियस की कैथारसिस है। आपके अंदर की जो भाव है, आपके अंदर की जो स्किल है, उस स्किल को यदि आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको कैथारसिस। और इस उम्र में खासकर अपनी स्किल को प्रेजेंट करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके अनुभव हमारे जैसे नए और हमारे जैसे जोशीले युवाओं के लिए ज्यादा जरूरी है ना। एक बड़ा प्यारा सा संदर्भ आता है, मैं आपसे आगे वो चर्चा करूंगा। बहुत बढ़िया लाइनें हैं, मैं लास्ट में आपसे जरूर, आप मुझे याद भी दिलाइएगा तो मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पर फूड और थॉट है ना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, चेंज फूड चेंज मूड, है ना। चेंज फूड देन चेंज मूड। और यदि आप अपने न्यूरल एक्टिविटी को, आप अपने बॉडी के एक्टिविटी, आप अपने सर्कुलेटरी एक्टिविटी को, म्यूनिटिकल एक्टिविटी को, और साइकोम्यूनिटी, मन की प्रतिरोधक क्षमता भी। फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी तो हमारा शारीरिक क्षमता है कि कोई रोग, कोई वायरस आपके अंदर गया और आपका शरीर उसके अगेंस्ट लड़ने लगा, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। मन में भी तो कोई थॉट जाता है तो क्या मन लड़ता है उससे? नहीं लड़ता। यदि किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो फटाक से हम भी बुरा मान जाते हैं, और हम भी कहने लगते हैं हाँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये है वो है, ये समझते क्या अपने आप को, मैं तो हमेशा ऐसे था नहीं, ये क्या सोच लेते हैं, दुनिया भर की बातें। तो ये क्या है? ये हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डिस्टर्ब है। यदि आपके मन में कोई थॉट गया, मन में कोई एंटीजन, तो मन एंटीबॉडी नहीं बना सकता क्या? तो मन जब एंटीबॉडी नहीं बना पाता उनके बारे में, तो वो क्या? वीक इम्यूनिटी ऑफ द माइंड।
सो इसको कहते हैं हम लोग मन की प्रतिरोधक क्षमता जो है, मन की इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी इज अ वेरी लो। ठीक, तो हमें साइको इम्यूनिटी को भी कहीं ना कहीं परफेक्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। सो चाहे साइको इम्यूनिटी की बात आए या फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात आए, हमें अपने फूड को कहीं नहीं बदलना है। हाँ, और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, फूड की नेचुरलिटी को यदि आप बरकरार करके रखते हैं, वही आपका सात्विक है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके के फूड जो है वो हमें देखने हैं। स्टैटिक फूड जो है, ऑलरेडी जैसा कि आपको पता है कि सिंपल समन है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा मने अन्न मन। तो यदि आप भारी अन्न खा रहे हैं तो भारी मन बनेगा और शरीर भी भारी, है ना। स्टैटिक फूड यदि आप ले रहे हैं तो माइंड भी कैसा होगा, स्टैटिक, डल, फटीग, डिप्रेसिव, और बॉडी भी कैसा होगा, तो लेजीनेस, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका वो मिताहार की बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिताहार? मिताहार का मतलब होता है सुमधुरम सुस्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलाषितम भुंजितम मिताहारम समाचरित। कैसा होना चाहिए भोजन? तो सुमधुरम, है ना, मधुर होना चाहिए। सुस्निग्धम, चिकनापन होना चाहिए। गव्यम धातु प्रपोषणम, आपकी धातुओं को, आपके रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र को प्रपोषण करने वाला, उनको न्यूट्रिशन देने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तो मनोभिलाषितम भुंजितम, मन को अच्छा लगने वाला भी हो। इट्स कॉल्ड अ मिताहार। और मिताहार का मतलब ये नहीं है कि कम खाओ, मित का मतलब होता है संतुलित। संतुलित खाइए और इतना खाइए आपको खाने के बाद हैवीनेस, या आपको खाने के बाद स्टैटिक एबिलिटी आपके अंदर ना आए, आप खाए और वहीं डले रह गए, है ना। तो ऐसा फूड हमें नहीं लेना है। दूसरा फूड तो मैंने आपके सामने शेयर कर ही दिया। और आज के दौर पे खासकर मैंने देखे हैं, जैसे जैसे एज का डीजेनरेशन होता है, तो एज का जो क्वालिटी है वो चाइल्डहुड से मैच करने लगता है। मतलब वृद्धावस्था और बाल्यावस्था में जो एक्टिविटी होती है वो बराबर होने लगती है। मतलब जो बच्चे को चटोरा पसंद है, कुछ टी टॉफी, ये सारी चीजें पसंद होती है, ये बुढ़ऊ लोगों को भी पसंद होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी पसंद होती है। तो क्या होता है कि जो बाल्यावस्था होता है और जो वृद्धावस्था होता है, इनके जो टेस्ट है, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो पर्सनालिटी है, वो मैच करती है आपस में चाइल्डहुड से। और तो आप देखें कि इस एज में भी ये सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आप कभी देखें कि वो आपके यहाँ मेहमान नवाजी करने आते हैं, यदि आपके यहाँ गेस्ट के रूप में आते हैं, और आपके यहाँ एक प्लेट आप फ्रूट चाट रखिए, एक प्लेट आप इस तरीके से स्नैक्स रखिए, टी कॉफी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखें और कुछ और रखें, तो वो उनका हाथ सीधे कहाँ जाएगा? टी कॉफी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक स्वीट्स केक इधर जाएगा। क्यों जाएगा? यदि वो कॉन्शियस नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिह्वा इंद्री है, जो उनकी जिह्वा इंद्री है, जो उनकी स्वादेंद्रिय है, वो कैसी हो गई है? कंट्रोल। क्योंकि जब पृथ्वी तत्व तो आपका डिस्टर्ब होता है तो स्वादेंद्रिय भी हमारी अनकंट्रोल हो जाती है। जल तत्व तो डिस्टर्ब होता है तो स्वादेंद्रिय हमारी कंट्रोल हो जाती है। पृथ्वी डिस्टर्ब होता है तो हमारा नाक अनकंट्रोल हो जाता है। तो हमें हमें ऐसी चीजें सुगंध में याद आने लगेंगे, अरे वाह, लड्डू तो हमने उस जमाने में कभी खाए थे, है ना, उस जमाने में कभी हमने इन चीजों को एंजॉय किया था। तो ये जो आपकी गंध तन्मात्राएं हैं, ये जो स्वाद इंद्रियां हैं, ये सारी चीजें इस उम्र वर्ग में आके ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। तो हमें ज्यादा फोकस कहाँ करना है? सो इट्स कॉल्ड अ सेंटिएंट फूड, और ये है रियल। Sentient means this food is made your mental well-being and is create your sentient self. So sentiments आप जानते होंगे, sentiments means is a form of emotions. तो ये ऐसे फूड हैं जो आपके सेंटिमेंटल्स क्रिएट कर रहे हैं, और इनको हम सेंटिएंट फूड कहते हैं। ये सात्विक फूड है। और सात्विक फूड की स्थिति क्या है? जो चीजें जितनी नेचर के करीब रहें और उनकी नेचुरलिटी ना टूटने पाए, उस कॉल सात्विक। ठीक है, जब आप किसी फूड की नेचुरलिटी को नहीं तोड़ते हैं और उसको एज इट इज लेने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? सात्विक फूड। तो इसमें तमाम चीजें, चाहे राइस है, व्हीट है, ऑल द काइंड ऑफ द पल्सेस हैं,
मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई, तमाम चीजें जो हैं, है ना, ये क्या है, किसके अंतर्गत आ रही हैं? तो सात्विक फूड के अंतर्गत आ रही है। अब जो बात बहुत पते की, जो मैं आपसे स्टार्टिंग मैंने बात रखी थी, और मैंने क्या कहा था कि फूड दो तरीके के होते हैं जो हमारे ब्लड के लेवल को इफेक्ट करते हैं। तो एक होता है एसिडिक फूड और एक होता है एल्कलाइन फूड। तो एल्कलाइन फूड को आप सात्विक फूड कह सकते हैं, और एसिडिक फूड में क्या है, आते हैं राजसिक और तामसिक फूड आते हैं। तो एसिडिक फूड वो हैं जो हमारे ब्लड के एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। एसिडिक फूड वो फूड होते हैं जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ा देते हैं, और एल्कलाइन फूड वो होते हैं जो हमारे ब्लड के एल्कलाइन नेचर को बढ़ा देते हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड का जो एल्कलाइन नेचर है, हमारा ब्लड एल्कलाइन नेचर का, इसलिए उसका पीएच लेवल कितना है, 7.1 है। तो 7.1 जो है, इट इज आइडियल, यदि मैं कहूं कि इट इज 7.1, और 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे इधर की तरफ आते हैं वैसे वैसे आप एल्कलाइन की तरफ आते हैं। तो आपका फूड जो है वो आपके ब्लड की लेवल को बदल सकता है। इसलिए जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि साहब हमको जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, हम प्रॉब्लम है, हमें इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, तो स्वाभाविक सा है कि उनका फूड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। क्योंकि एल्कलाइन फूड आपको रोग नहीं देता, एल्कलाइन फूड क्या देता है, वेलबींग देता है। और एसिडिक फूड क्या देते हैं, एसिडिक फूड ऑलवेज टू गिव अ डिसीज और डिसऑर्डर। सो एल्कलाइन फूड आपको वेलबींग दे रहा है, तो हमें एल्कलाइन फूड की तरफ अपने आप को लेके आना है। और एल्कलाइन फूड में क्या आता है, तो एल्कलाइन फूड में ये जो आपने पीछे देखा, सात्विक आहार, ठीक है, चाहे पल्सेस की बात की, ग्राम्स की बात की, हमने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात की, जो रियल में जो हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ा रहे हैं माइंड को लेकर, वो कौन से फूड हैं, तो वो एल्कलाइन फूड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यस और नो कहना सीखना पड़ेगा। हम किसको यस कहते हैं और किसको नो कहते हैं, इट्स योर माइंड, इट्स योर द क्वालिटी एंड द, है ना, नेचर ऑफ द माइंड। हम कई बार कहते हैं ना कि हम अपने मन के नेचर को देख लें और हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे जी रहे हैं। हम अपने मन के टेस्ट को देख लें और हमें पता चल जाएगा कि हम कैसा खा रहे हैं। तो देखिए कि हमारा नेचर क्या है। हम, हमारे सामने भी प्लेट आता है, बफेट सिस्टम में होते हैं, या खाने की प्लेट आती है, तो हमारा हाथ सबसे पहले कौन सा फूड टच करता है। तो आप माइंड के नेचर को समझ सकते हैं कि आपका माइंड कहाँ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर कहने की बात क्या है कि हमें एल्कलाइन नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जो अष्टांग हृदयंगम का भी, निशांते पिबेत पयः दिनांते पिबेत दुग्धम, दुग्धम भोजनांते पिबेत तक्रम, वैधस्य किम प्रयोजनम। निशांते पिबेत पयः, तो क्या कहना, ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग। उषा पान जिसको आप कहते हैं, मॉर्निंग पान मतलब पानी। ठीक है, तो जो मॉर्निंग में आप पीते हैं ना विदाउट टचिंग द टीथ, तो उसको कहते हैं उषा पान। तो ये कब पीना चाहिए, निशांते, जैसे ही मॉर्निंग हो। दिनांते पिबेत दुग्धम, जैसे ही, है ना, इवनिंग होने लगे तो आप दूध पिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, लास्ट में भोजन पीने के बाद क्या, भोजन खाने के बाद आपको तक्र पीना है, तक्र लेना है। और वैधस्य किम प्रयोजनम, तो जब ये सब कुछ करेंगे तो हमें वैद्य के यहाँ या हम डॉक्टर के यहाँ क्यों जाएंगे। तो आज के समय यदि कोई हमसे ये कहे कि आप अपने नेशन को किस तरीके से सर्विस दे सकते हैं, आप अपने नेशन के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि हम कभी बीमार ना हो, या हो तो हम नेचुरल चीजों से, नेचुरल पैटर्न से अपने आप को ठीक करें। ठीक है, तो हमें अपने आप के हीलर खुद बनना पड़ेगा, हमें अपने आप की थेरेपी खुद करनी सीखनी पड़ेगी यदि आपने अपने नेचर को जाना तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके नेशन को लेके। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आप देखें कि कितने पैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज को दे देते हैं, और वो तो दुख का कारण होता ही है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, लोगों की फिक्र और लोगों के तनाव, लोगों की चीजों को भी साथ में आप लेके चल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जब हम निरोगी जीवन में होते हैं तो हम अपने शरीर की प्रकृति और उसके धर्म को सबसे अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो हमें ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है। जब बात आती है विहार की, तो विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब आपका व्यवहार, और आपके व्यवहार जो है वो आपकी आदतों से बनता है। और हमारी आदतों में क्या होना चाहिए? हमारी आदतों में कौन कौन सी वो तमाम चीजें होनी चाहिए जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित और संतुलित करती हैं। सो आपकी बिहेवियर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सो बिहेवियर प्यूरिफिकेशन के लिए पहली प्रैक्टिस है द आसना। और ये जो देवी आपके सामने कर रही है, ये आसन करने की आपको जरूरत नहीं। मैंने आगे भी कुछ मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, मॉड्यूल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो मॉड्यूल कौन सा है। अभी उषा पान की बात हमने आपसे कर ही ली थी, है ना? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उषा पान के बारे में। उसके बाद मॉर्निंग वॉक को लेके भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग वॉक जो है उसका एक तरीका हमने यहाँ पर बनाया है कि कैसे मॉर्निंग वॉक करें। तो मॉर्निंग वॉक विद ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। तो इनहेल 7 स्टेप्स, होल्ड 4 स्टेप्स और एक्सहेल 7 स्टेप्स। तो कितना है? तो टोटल 18 स्टेप में जो है ना, आपका क्या हो रहा है? 18 स्टेप में आपकी का एक डीप साइकिल हो रहा है। तो आप चल भी रहे हैं और अपने लंग्स की वाइटलिटी को भी आप बढ़ा रहे हैं। तो इवन आप कहीं ना कहीं डीप ब्रीदिंग के साथ प्राणायाम की प्रैक्टिस से भी जुड़े हुए हैं, प्राणायाम की स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज अपने वॉकिंग के थ्रू आप अपने मस्कुलर एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमें चीजों को करना है, ठीक है? और इसकी बेनिफिट तमाम जग जाहिर है कि उसकी बेनिफिट क्या है, ठीक है? मैं कहीं बहुत अच्छा पढ़ रहा था, नित्य 3 मिनट टहलिए, नित्य 3 मिनट दौड़िए। तो इस एज में भी हम दौड़ नहीं सकते तो वॉक तो कर ही सकते हैं। और वॉक का ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है 7-4-7, 7 इनहेल, 4 होल्ड एंड 7 एक्सहेल, इट्स कॉल्ड अ बेस्ट एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद में कुछ ज्वाइंट की लूजनिंग प्रैक्टिस है, यहाँ पे हम लोग आपके सामने है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ज्वाइंट्स की प्रैक्टिस है वो कौन कौन सी है? तो जो बेसिक प्रैक्टिस है यहाँ वो है ये पैर से शुरू जब आप करते हैं तो पैर के अभ्यास, साथ ही साथ आपके एंकल्स के रोटेशंस, आपके लेग रीजन के जो रोटेशंस हैं, जानु चक्र है, अर्ध तितली आसन है, पूर्ण तितली आसन है, जिसमें आप पैल्विक जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जांघ की जो ज्वाइंट्स हैं, है ना, जो हमारे थाई की ज्वाइंट्स हैं, आप इनको भी कहीं ना कहीं मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस हम तो कर सकते हैं। और फॉर हैंड्स के लिए भी कि कहीं ना कहीं हम इस तरीके की जो प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा श्वास प्रश्वास के साथ आप अपनी स्थिति को बना के रखें। ज्यादा से ज्यादा आप अपने डायफ्रामिक ब्रीदिंग के साथ आप अपने हैंड के है ना मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से है ना अप एंड डाउन कर सकते हैं, मणिबंध नमन कर सकते हैं। आप हाथों की जो भी मूवमेंट कर सकते हैं। तल हृदय मर्म है, ये हमारा जो हाथ है, हाथ के बीच का ये जो मर्म है, ये एक ऐसा मर्म है जो किसी भी प्रकार के हाइपरटेंशन, किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इवन ज्वाइंट्स पेन तक यहाँ से पूरी तरीके से क्योर करने, ये तल हृदय मर्म अकॉर्डिंग टू मर्म, सुश्रुत विज्ञान के अनुसार ये मर्म है। तो मर्म चिकित्सा ये है। तो जैसे आप मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो आपकी बीच वाली अंगुली जिस प्लेस को टच करती है, ये जिस प्लेस को टच कर रही है वो आपका तल हृदय मर्म है। तो सपोज टू बी कहाँ टच कर रही है? तो ये प्लेस हो रहा है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे सभी स्क्रीन पे। तो ये प्लेस है, और इसको आप आसानी से गहरे रूप से जब भी बैठते हैं तो आप ये मर्म तो दबा ही सकते हैं ना, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने हाथ के मर्म को भी साथ साथ प्रेस करते रहें। आप अपना अंगूठा, ये हमारा पाम देख रहे होंगे, तो ये अंगूठा है और ये जो है ये इंडेक्स फिंगर, इसके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को क्षिप्र मर्म कहते हैं। और ये मर्म भी आप चाहें तो प्रेस करें। इस मर्म का उपयोग क्या है? तो क्षिप्र मर्म जो है, इसका सबसे गहरा जो उपयोग है वो हमारे लंग्स की एक्टिविटी के लिए, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, खासकर इस एज में कोविड जैसी सिचुएशन में तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही ही रही, लेकिन वैसे भी जिन लोग को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना,
COPD है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ऐसे लोगों के लिए ये जो क्षिप्र मर्म, ठीक है, इस मर्म के माध्यम से भी आप अपने आप को हील करते रहिए। 10 से 18 बार, कितनी देर तक दबाना है, तो 10 से 18 बार। कितना प्रेशर करना है, तो 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड कितना है, तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए जितना समय लगता है उसको 0.8 सेकंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये जो प्लेस है, मैंने अपना इंडेक्स फिंगर रखा है, इस प्लेस को इस तरीके से दबाते भी रहे। ठीक है, प्राणायाम की जो गहरी प्रैक्टिस है, यदि आप प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो आपके माइंड के जो फीचर्स हैं, जो माइंड के नेचर हैं, वो क्या है, वो पूरी तरीके से, है ना, वॉलेंटरी होने लगता है। अभी कैसा है, तो अभी हमारा जो प्राणायाम जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इट्स इनवॉलेंट्री। लेकिन जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप जानबूझकर ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, आप जानबूझकर ब्रीथ को लेते हैं, जानबूझकर ब्रीथ को होल्ड करते हैं, जानबूझकर ब्रीथ को, है ना, एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तमाम जो हमारी जानबूझ की गई प्रैक्टिस है, जिसको हम वॉलेंट्री प्रैक्टिस कहते हैं, डायफ्राम हमारे रेस्पिरेशन, हमारी तमाम चीजों के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई, बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई। यहाँ मेडिटेशन जो शब्द मैंने यूज किया है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि केवल आप आंख बंद करके बैठ जाएं। मेडिटेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है। मेडिटेशन का मतलब होता है होश में आना। आप सारी चीजों के प्रति अवेयर हैं, सजग हैं, उसको ध्यान कहते हैं। आप यदि खा रहे हैं तो माइंडफुलनेस ईटिंग, मेडिटेशंस के साथ खाइए, ध्यान से खाइए। आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी सजग, तो यही ध्यान है। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऑल थिंग्स टू इंक्लूड अ वेरी स्पेसिफिक मेथड्स मेडिटेशन। आप मेडिटेशन को हर जगह इंक्लूड करिए, आप देखेंगे कि आपका भोजन भी जो है वो भजन हो जाएगा। आप यदि सही तरीके से भोजन भी करेंगे ना, तो भजन के रूप में बदल जाएगा। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग। तो माइंडफुलनेस ईटिंग, तो इन चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना भी है। मंत्र पर, जिन लोगों को मंत्र पर नहीं बिलीफ है, लेकिन मुझे बिलीफ है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज भी भारत में दो चिकित्साएं बहुत ही कारगर हैं, औषधि चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा। हमारे पतंजलि महर्षि मंत्र के बारे में बड़ा गहरा कह दिए हैं कि मंत्र जपः, है ना, मंत्र जपः औषधि समाधि सिद्धया। मंत्र से, जप से और औषधि से हम समाधि तक, ट्रांस तक जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये आज से 2300 साल पहले हमारे महर्षि पतंजलि ने ये बातें कही। तो मंत्र, आप कोई भी मंत्र के बारे में जानते हैं, गायत्री मंत्र हो, चाहे शिव मंत्र हो, जो भी मंत्र आप जानते हैं, उन मंत्रों के साथ चल सकते हैं। हमारी लाइफ कैसी है? लाइफ ऐसी है, आप देखिए, ये जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, देखिए कितनी उलझने हमारी लाइफ में, एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखिए कितनी उलझने हैं, इतने हमारे बैरियर्स हैं, ये जो भी उतार चढ़ाव हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी बातें लेके आते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या करता है, ये उतार चढ़ाव को कम कर देता है। तो यहाँ यदि आप उतार चढ़ाव गिनना शुरू कर देंगे, तो काउंट करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आप काफी तकलीफ में हैं। लेकिन आप जैसी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ विद इन 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से चेंज आता है। मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस से अपनी आदतें बदलिए। धीरे धीरे करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, कुछ भी करिए। चाहे शरीर के प्रति सजग रहिए, चाहे मन के प्रति कुछ सोचिए, चाहे बुद्धि के प्रति करिए, बुद्धि के लिए स्वाध्याय करिए, मन के लिए ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, आसन, आहार विहार, इस तरीके की स्थिति से जुड़िए। अपने आप में बेस्ट टेक्निक है। ठीक, तो इस तरीके से समय भी हो रहा है, तो ये भी सर्वांग पुष्टि के संदर्भ में किए गए आसन है। ये है सूर्य नमस्कार। यदि खड़े होके नहीं कर सकते आसन, तो हम बैठ के तो कर सकते हैं ना। तो हम बैठ के जो आसन कर सकते हैं, वो कौन कौन से आसन हम बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चेयर में बैठे बैठे हम सूर्य नमस्कार आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पर रखी है, जिसको आप देख सकते हैं मंत्रों के साथ है। 12 मंत्र 12 राशियों के साथ जुड़े हुए हैं, और इन मंत्रों के साथ हमें सूर्य नमस्कार की स्थिति करनी है।
जहाँ नींद की बात आती है तो हम योग निद्रा को हमेशा साथ में लेके चलते हैं और शवासन की प्रैक्टिस के साथ। और जब आप कभी सोने की कोशिश करें तो चाहे तो आप गायत्री मंत्र के साथ अपने नींद को कंक्लूड करें, है ना। आप बराबर सोते सोते भी यदि मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्र से भी अपना रिश्ता गहरे तरीके से जोड़िए, और ये आपकी नींद को योग की नींद बना सकते हैं। योग निद्रा का मतलब होता है स्लीपिंग विद द कॉन्शियसनेस। नींद क्या है? अनकॉन्शियस ड्राइव है ना, हमारी शरीर की भूख है। लेकिन योग निद्रा क्या है? इट इज अ टॉनिक ऑफ द माइंड, इट इज अ टॉनिक ऑफ द बॉडी। तो इसको करने के लिए आप मंत्रों का भी यूज कर सकते हैं, श्वास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आज का ये सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आहार और निद्रा के साथ, वानप्रस्थ के साथ हमने संवाद किया है, और बहुत ही कुछ ऐसी बातें मैंने कही है जो आपके काम की हो सकती हैं। काम की हो जरूर एक्सेप्ट करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी आदत रखकर बुरी आदत को किनारे करना है, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः विवेकानंद केंद्र नारदेव, हमारे रामनाथ जी को, और वहाँ की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी। सर आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त में हम लोगों को आहार विहार और निद्रा के महत्व के बारे में बताया। शायद आपको हम बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ये जो हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ जो आज ये लगभग 86 या 90 के आसपास वरिष्ठ साथियों ने आपका जो व्याख्यान सुना, उनमें से जो आपने बताया उनमें से मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं। आसन आपने बताया, जो आपने जो ब्रीदिंग पैटर्न बताया, और आहार के बारे में जो बताया आपने, किस तरह से सात्विक अपना राजसिक, तामसिक और सात्विक जो आहार हैं उनका भी काफी अच्छी तरह से जानकारी आपने दी हमें। हम इनको अपने जीवन में ढालेंगे। और हम लोग अपना प्राणायाम भी कर रहे हैं आजकल। 2 महीने का जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट जो कोर्स है 2 महीने का, जो विवेकानंद केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें हम हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी आज यहाँ आपके बीच में हैं, जो सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें इसके बारे में बताया। आपने बताया कि वानप्रस्थ जो अवस्था है वो वन प्रस्थ, वन में प्रस्थ करने की अवस्था है, यानी कि अपने अंदर प्रवेश करने की अवस्था है। मतलब अपने अंदर में जाएं हम लोग, चाहे वो आसन जब करें तो अपने अंदर ही उसको महसूस करें, तो उसमें अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्राणायाम करें तो अपने उस प्राणायाम को बहुत ही ध्यान से करें, तो उसमें आप बहुत ही अच्छा हमको लाभ मिलता है। इस तरह से मेडिटेशन के बारे में आपने बताया कि अपना बहुत ही सुंदर तरीके से मेडिटेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरह से मेडिटेशन किया जाए, इसमें आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। इससे पहले कि हम आज के इसको समाप्त करें, कुछ प्रश्न हम हमारे श्रोतागण आपसे पूछना चाहते हैं। एक हमारे सुमन जी ने प्रश्न किया है, हम चाहेंगे कि आप उसका संक्षिप्त में उसका उत्तर दें कि हाउ दिस नॉनवेज फूड कैन बी तामसिक। सुमंत चंद्रवड़कर जी ने प्रश्न किया है, तो डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी कृपया इसका जवाब दें। हाउ नॉनवेज फूड कैन बी तामसिक। एक्चुअली दरअसल नॉनवेज है के अंतर्गत गया है कि फूड की प्रोसेस आ रहा है, जहाँ से आ रहा है, इसकी जो प्रोसेस है वो कैसे बना। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है जी अभी आई, थोड़ा नजदीक बोलना पड़ेगा। यस सर। तामसिक आहार का मतलब ये नहीं है कि ये केवल और केवल नॉनवेज है, लेकिन जैसे इनका सवाल है, मैं सवाल का नॉनवेज जैसे तामसिक ये जो प्रोसेसिंग है, ये जहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ ये जहाँ से आ रहा है और उसके बाद आपके प्लेट के पास परोसा जा रहा है, सारी मैकेनिज्म के साथ ये प्रोसेस के बाद, तो ये तो पूरा एक नेगेटिव इमोशन। I request all of you to mute yourself. म्यूट कर लें अपने आप को आप लोग। जी जी सर। मैंने आपसे बात की थी एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर की। तो नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज का जो सब बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, जो हमारा एमिनो एसिड बनाता है, वो एसिडिक होने की वजह से ये तामसिक हो जाता है।
क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो फूड आपके नैनो पार्टिकल को एसिडिक में बदल देंगे वो सारे राजसिक और तामसिक है। तो हमारा केवल इकलौता एक ही आहार है जो नेचुरल फूड है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव या यूं कहें सात्विक में बदल के रखता है। हमारे एमिनो एसिड के जो पर्टिकुलर प्रोटीन लेयर्स हैं, जो पॉलीमर है ना, तरीके से बात करते हैं। तो इसलिए जब आप ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक हो जाएगा, फिर भी हम साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करें तो जितना ज्यादा वो एसिडिक एमिनो एसिड होंगे उतना ज्यादा हमारा ब्लड का लेवल एसिडिक होगा और उतना ज्यादा माइंड स्टेट होगी वो तामसिक होगी। तामसिक का मतलब स्टडीनेस, लेजीनेस है ना, पूरी तरीके से पैसिवनेस, कंफर्ट जोन, इट्स कॉल्ड अ तामसिक। बिल्कुल ठीक। और सुमन जी का दूसरा एक प्रश्न और है इनका कि मिथहारी फूड इफ वी टेक in this it in more than required quantity, then we may feel dull. In such case, can we call this food sattvic? कई बार जैसे कि यदि मैं ये कहूँ आपसे कि जैसे बड़ा प्यारा सवाल है कि भाई मांसाहार जो है, नॉन वेज है, हम उसको अल्प मात्रा में ले लो, बिल्कुल लाइट फील करें, थोड़ा सा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं वाला कंसेप्ट है। तो यदि वो लाइटनेस लेके आ रहा है तो लाइटनेस लेके आ रहा है, नॉट ऑलवेज अ सात्विक। हाँ, यदि आपने नॉन वेज खाया है और हल्का ही खाया है, सपोज टू बी कि आपको इस तरीके भी नहीं है, आपने खा लिया और लाइट ही फील कर रहे हैं, आपको काम ही करना है, लेकिन आप कहें कि नहीं 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 ये मिताहार है, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मिताहार का सबसे स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है कि वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है, प्लस नेचुरल होता है। बैलेंस प्लस नेचुरल। सर बहुत अच्छे तरह से बताया आपने। वर्मा सर, वर्मा सर, यस सर, समय जा रहा है। एक मेरा भी प्रश्न है। जी जी जी, पूछिए। महोदय, हम जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा लेते हैं और वहाँ जो भोजन उपलब्ध होता है वो चीज हम लोग करके स्वस्थ रहते हैं। वो कोस्टल एरिया हो, समुद्र का इलाका हो, या गंगा का मैदानी इलाका हो, या नदी जैसे बिहार नदी का जाल और बंगाल में है, मछलियां होती है, वो लोग वही खाते हैं क्योंकि उनका वो एक तरह का क्रॉप है, फसल है, और उससे वो स्वस्थ रहते हैं। तो क्या इस चीज को हम संतुलित आहार में मान के सात्विक भोजन के दर्जे में रख सकते हैं क्या? दरअसल यहाँ दो बातें हैं शर्मा जी। एक तो ये है कि जब हम साधना प्रवृत्ति की ओर चलते हैं तब तो हमें नहीं लगता, लेकिन नॉर्मल जीवन जीना है, बिल्कुल जिस तरीके से जीवन आप जी रहे हैं और आहार के रूप में आप करें तो आप रख भी। अदरवाइज जैसे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ वो लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे बेल्ट हैं, आप स्टेशन में चले जाएं, जो कि अभी बीच में मैं चंपारण में था, फिर नगर में, वहाँ के ज्यादातर बेल्ट में लोग नॉनवेज ही खाते हैं। आप अरुणाचल के बेल्ट में चले जाइए, वहाँ तो हरी सब्जियां वो जानते ही नहीं, क्योंकि इस तरीके का कल्चर नहीं। आबो हवा होने की वजह से, शीत आबो हवा होने की वजह से उनको गर्मी ज्यादा चाहिए, तो वो उस तरीके से अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप आबो हवा के साथ रह रहे हैं तो वो आपके लिए संतुलित आहार होगा। लेकिन जब आप साधनात्मक पद्धति ऊपर रखते हैं और आप आहार की संरचना को तोड़ रहा है या उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो शर्मा जी आप म्यूट हैं। यस सर, बहुत अच्छा। यस सर। अभी सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से इसका प्रश्न का, शर्मा सर के प्रश्न का उत्तर दिया आपने। अभी क्योंकि समय जा रहा है, मैं सिर्फ श्रोतागणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कुछ पूछना चाहें तो जल्दी से जल्दी एक प्रश्न कम से कम और पूछ लें, ताकि हम, क्योंकि समय जा रहा है। ओके, लगता है सभी लोग संतुष्ट हैं आपके व्याख्यान से। अभी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री अपने साथी श्री गणेश लोहार जी का। श्री गणेश लोहार जी। गणेश लोहार जी। सभी को हरिओम एंड वंदे मातरम। जिनके विचारों के माध्यम से हम गए 2 महीने से एक दूसरे से बने रहे,
और एक सूत्रे मणि गणा युव, इसकी प्रचिति हमको जिन विचारों से मिली वो श्री स्वामी विवेकानंद जी को प्रथमता कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करते हुए मैं आपके सामने धन्यवाद प्रस्ताव रखता हूं। विवेकानंद केंद्र नार्डेप द्वारा आयोजित ये वानप्रस्थ आंतरिक प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की इस प्रोटोकॉल में, इस कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होने का जो सुनहरा अवसर हमें प्राप्त कर दिया, इसलिए विवेकानंद केंद्र नार्डेप इनका और वहाँ के जो सभी तपस्वी साधक है तो सभी का मैं सविनय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस प्रोटोकॉल में काम करते हुए हम सभी साधकों की गीता वचन के अनुसार हमारी यही भावना रही है, निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी। मगर ये निमित्त मात्र बना के भारत माता की सेवा करने का हमें अवसर मिला और जिन भारत माता के सुपुत्रों ने, साधकों ने ये काम किया, वो साधकों को भी उनका भी मैं आभार मानता हूँ। और उसके बाद आज तो यानी कि शारीरिक क्षमता बढ़ाते बढ़ाते बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कल हमारे महाराष्ट्र के लोकमान्य जी तिलक, इनका डेथ एनिवर्सरी है और वो उन्होंने कहा, हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी, कि ये जो साउंड बॉडी के साथ साथ साउंड माइंड बनाने का जो हमारे स्वामी विवेकानंद केंद्र नार्डेप में हर एक हफ्ते एक एक गेस्ट लेक्चर को बुला के हमारी जो बुद्धि की भूख थी वो भी मिटाने का उन्होंने जो प्रयास किया। और आज के डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, इन्होंने तो जो हमारी वे ऑफ लाइफ है, हमें वे ऑफ लाइफ कैसा रखना चाहिए, इसके लिए आहार विहार और निद्रा के बारे में बहुत ही डिटेल्स और सरल भाषा में उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया और बहुत ही प्रैक्टिकल उन्होंने कि मित आहार के बारे में बहुत ही उन्होंने सरलता पूर्वक हमारे सामने वो विषय रखा। इसकी वजह से हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से आज का विषय वानप्रस्थों के लिए आहार विहार और निद्रा हमारे सामने रखने वाले डॉक्टर ब्रिजेश सिंह जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभी कार्यक्रम का सूत्र संचालन जिन्होंने किया, दीप वर्मा जी, उन्होंने भी बहुत ही अपने जैसे मितार का महत्व हमें ब्रिजेश सिंह ने बताया वैसे ही वर्मा जी ने अपनी गीत भाषा में बहुत ही कम शब्दों में आज सूत्र संचालन उन्होंने किया। इसकी वजह से वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ आज के जो स्पीकर थे उनका संक्षिप्त परिचय जो के रामानाथन जी ने करवाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभी प्रोटोकॉल में जो लोगों ने सहभाग लिया, और सबसे अहम बात तो जो श्रोतृ वर्ग 90 के अबू हमारे श्रोतृ वर्ग थे, वो सभी श्रवण करने वाले हमारे सभी साधकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साधकों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी तपस्वियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और मेरा धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ समाप्त करता हूँ। हरिओम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश लोहार सर। अभी अपनी परंपरागत जो हमारी ट्रेडिशन है हमारा, उसके हिसाब से उसी की तरह कार्यक्रम का जो जिस तरह से आरंभ किया था हमने प्रार्थना से, उसी प्रकार से कार्यक्रम का की समाप्ति करेंगे, समापन करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद अभी मैं फिर से एक बार अपना मीनाक्षी मोरे सिस्टर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज की सभा का समापन एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना से करें, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए। सिस्टर मीनाक्षी मोरे। हरिओम। Sit erect. Backbone should be straight. Hands in Dhyana Mudra. Gently close your eyes. विश्व कल्याण प्रार्थना के लिए नमस्कार स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Rub your hands. Keep your hands on your eyes.
slowly open your eyes. Hari Om. ओम हरि ओम। शुभ रात्रि। Shubharatri. सभी का धन्यवाद। Very nice. Congratulations to the entire team. Special thanks to Vijay Singh ji from Vivekananda Kendra, Kanyakumari. शांति बनाए रखते हुए और प्रसन्न धन्यवाद भाव से सर। आप लोग सेशन छोड़ सकते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद सभी लोगों को, शुभ बहुत रात्रि। अच्छे तरह से सेशन आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही उत्तम, बहुत ही ग्राह्य, आम व्यक्ति को ग्राह्य करने लायक शब्दों में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उत्तम। शांति को बनाए रखते हुए आप लोग सेशन को छोड़ सकते हैं। Maintain the silence and leave the session.